मेंडलीफ ने एलिमेंट को उनके गुणों के आधार पर क्या किया था, अरेंज करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम का निर्माण किया। उसमें इन हॉरिजॉन्टल कॉलमों में क्या है, उपवर्ग भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 ही दिखा रहा है, इनमें उपवर्ग भी हैं। ठीक है, तो उन उपवर्गों को मिला करके 7 हो रहा था। यहाँ वर्गों में भी क्या है, उपवर्ग है। बाद में संशोधित मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल दी गई थी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑक्साइड और हाइड्राइड। ठीक है, आर पहला वाला दिया है R2O। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट को अरेंज किया है वह R2O लिखा है, फिर RO लिखा है, फिर R2O3 लिखा है, फिर RO2 लिखा है। R यहाँ पे क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, R2O टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लिथियम भी Li2O, सोडियम Na2O। ठीक ना, इस तरह से एलिमेंट को उसने क्या किया था, अरेंज किया था। देखिए यहाँ पोटेशियम का K2O बनता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो RH टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H का अगर H से देख लेते हैं तो H बांड H यानी H2 बनाता है। LiH लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, NaH सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट रखे गए हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके RO टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ऑक्साइडों के बनने के आधार पर और हाइड्राइडों के बनने के आधार पे एलिमेंट को उन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी में रखने का प्रयास किया था, पीरियोडिक टेबल में रखने का उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड है BeO, MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। इस तरह से, और हाइड्राइडों को अगर देखें तो सेकेंड ग्रुप जो है उसमें जो हाइड्राइड बनाते हैं BeH2, MgH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड, जिंक ऑक्साइड में ZnO हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से उनकी एक ये व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था में ट्रायड्स रूल जो था वो भी क्या हुआ, समाहित हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का उन्होंने क्या किया था, एक ट्रायड्स बनाया था ना, तो वो ट्रायड्स इसी में चला गया। ठीक है, और न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो भी इसमें समाप्त हो गया, इसी में क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, समाहित कर लिया ये पीरियोडिक टेबल जो था इन दोनों को अपने में। और काफी दिनों तक मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो चली। बहुत सारी उपलब्धियां थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। क्या क्या उपलब्धियां थी, समान गुण वाले, समान फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट थे उनको एक क्या किया गया था, ग्रुप में रखने का प्रयास किया गया था। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये थी कि उस समय के जो एलिमेंट, उस समय तक जो एलिमेंट नहीं खोजे जा चुके थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ दिया था। मेंडलीफ का मानना था कि भविष्य में ये जो एलिमेंट होंगे वो मिलेंगे। ठीक है, और उन्होंने उसके लिए उस ग्रुप में जगह छोड़ दिया था, और उन्होंने ये भी सोचा था और दावा किया था कि ये जो एलिमेंट खोजे जाएंगे भविष्य में, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट हैं उनके प्रॉपर्टी के जैसे ही होगी। और ये भविष्य में हुआ भी। कैसे हुआ, देखिए उनका क्या अनुमान था। उनका अनुमान था कि जो भविष्य में एलिमेंट खोजे जाएंगे उनके मॉलिक्यूलर जो वेट होंगे वो उतने होंगे, और उतने हुए भी।
कौन कौन एलिमेंट थे उन्होंने उनका नामकरण भी कर दिया था। ठीक है, अभी बच्चा नहीं हुआ तब तक ही नामकरण कर दिया। एलिमेंट नहीं खोजे गए थे तभी उन्होंने एलिमेंट की एक क्या किया, भविष्यवाणी किया, फॉरकास्टिंग कर दिया था और उसके लिए उन्होंने नाम भी पहले से तय किया था। कौन कौन एलिमेंट बाद में खोजे गए थे? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। और इनका जो गुणधर्म है वो किससे मिलता था? एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के जैसा था। एल्युमिनियम का इसमें, हाँ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे देखिए छोड़ दिया है जगह, ठीक। सिलिकॉन, तो इनका देखिए संशोधित और सारणी भी है, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो मिला और जो इन्होंने सोचा था उसका एक कंपेयर कर लेते हैं। एका एल्युमिनियम का इन्होंने परमाणु द्रव्यमान कितना लिया था? माना था इन्होंने कि उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, एटॉमिक वेट होगा, वो 68 होगा। और गैलियम का कितना हुआ जब बाद में खोजा गया तो 69.7। और इनके ऑक्साइडों का जो फार्मूला होना चाहिए था मेंडलीफ के अकॉर्डिंग और जो मिला हमको उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो मेंडलीफ ने ये कहा था कि इनके ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? E2O3 होगा। और गैलियम का ऑक्साइड क्या होता है? Ga2O3 बनाता है। ठीक है, इनके क्लोराइड का जो फार्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए ECl3 और गैलियम का होता कितना है? GaCl3। तो देखिए इतना सही सही जो फॉरकास्टिंग है वो मायने रखती है। तो इस तरह से इनकी जो फॉरकास्टिंग थी वो क्या किया, इनके फॉरकास्टिंग से और भी जो वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम करना चाहते थे उनके लिए एक प्रेरणा मिली, उनके लिए एक क्या मिल गया? रास्ता मिल गया कि इस रास्ते पर चला जाए और इस रास्ते पर चल करके कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमको जाना किधर है। तो फिर क्या हो जाता है, उनका टैलेंट जो होता है वो बेकार चला जाता है। एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक डायरेक्टर भी होना चाहिए जो डायरेक्शन दे सके कि आप ये काम कीजिए। किसी टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, ठीक है, किसी टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन उनका जो कोच होता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कभी कभी हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो कोच है वो उतना टैलेंटेड नहीं है जितना उसमें खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी उस कोच की ज़रूरत है उस टीम के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस अपने लाइफ में ले चुका है वो अभी खिलाड़ी वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है। उनके एक्सपीरियंस के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टाइम एक्सपेंड अगर किया हुआ व्यक्ति है, अगर वो कोई चीज़ आपको समझा रहा है तो उसको एकदम सीरियस से इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, ये इतना टैलेंटेड रहते तो यही रहते। ऐसे बहुत सारे लड़कों में एक टेंडेंसी होती है कि वो सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई आपसे सीनियर, आपका बड़ा, आपके टीचर्स, ठीक है, आपके माता पिता अगर आपको कुछ समझाने का प्रयास करना है तो उनकी बातों को आपको सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम अवॉइड कर देते हैं, उनको सुनते ही नहीं है। ऐसा मत करिए, क्योंकि वो लाइफ में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप टैलेंटेड हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा आपके पास बुद्धि हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, टेक्नोलॉजी की जानकारी हो सकती है, लेकिन जीवन जो उन्होंने एक्सपेंड किया है, जो समय
उन्होंने जो जी लिया है, दे दिया है, समाज से जो उन्होंने अनुभवों से सीखा है, वो उसकी कमी आपको है, ठीक है, और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इनके इस नॉलेज से बहुत सारे वैज्ञानिक क्या हुए, इंड्यूस्ड हुए, प्रेरित हुए, और इस क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेंडलीव की कुछ डिमेरिट भी थी, इन डिमेरिट्स को हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक इतना आप देखते रहिए और अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर को शेयर करते रहिए, बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अपने इन वीडियोस को अपडेट करने का और आपके लिए क्लियर से क्लियर इमेज बनाने का, क्लियर से क्लियर वीडियोस लाने का। आप मेरे पिछले वीडियोस में और अब जो अपलोड हो रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।